So we'll start with next theory topic today, that is collision in two dimension, जिसको तुम नॉन हेड ऑन कोलिजन बोलते हो। तो हमारा जो लास्ट थ्योरी लेक्चर था, उस लास्ट थ्योरी लेक्चर में इफ़ यू रिमेंबर हमने कोलिजन्स पूरा का पूरा रिवाइज किया था, लेकिन वो कोलिजन का जो केस था वो वन डायमेंशनल कोलिजन था। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट मतलब एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड देन स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, हमेशा, ऑलवेज। फिर हमने देखा था दो टाइप के कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी is also conserved in addition to linear momentum. In case of inelastic collision, kinetic energy is not conserved but linear momentum is conserved. There is loss of kinetic energy. फिर हमने देखा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। उसके बाद इफ यू रिमेंबर हमने डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमको कोलिजन किस टाइप का है वो समझने के लिए हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, which is the ratio of relative velocity of separation to that of velocity of approach, v2 minus v1 upon u1 minus u2। और हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दैट। उसके बाद इफ यू रिमेंबर हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू फाइंड की थी जो आई थी 0। उसके बाद अगर आपको याद होगा हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन के लिए भी ई की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो इलास्टिक कोलिजन था वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर। और ये आमने सामने की टक्कर ऐसा नोट्स में तो नहीं लिख सकते ना, आमने सामने की टक्कर। तो हमको बताना पड़ता है कि जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है दे आर मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर और सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, जब दोनों ऑब्जेक्ट उसी लाइन के अलोंग मूव हो तो उसको बोलते हो हेड ऑन कोलिजन। हमने हेड ऑन कोलिजन में इफ़ यू रिमेंबर हमने हेड ऑन कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ई की वैल्यू 1 आती है ये शो किया था। तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है 1, और परफेक्टली इलास्टिक में कितनी होती है 0। तो बाकी सारे टाइप के कोलिजन में क्या होता है बिटवीन 0 एंड 1। इसके बाद हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटीज के भी एक्सप्रेशन फाइंड किए थे। कोलिजन होने के बाद पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा v1 एंड v2, इसके हमने इक्वेशन डिराइव किए थे, और वो इक्वेशन याद कैसे रखते हैं वो ट्रिक भी बताया था मैंने। उसके बाद हमने देखा था कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो वो था 1D कोलिजन का केस। अब हम आज देखने वाले हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन, जिसको नॉन हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हो। टॉपिक बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व है तो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू पे अटेंशन। गुड, देन तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ कोलिजन इन टू डायमेंशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन हेड ऑन कोलिजन। और ये जो नॉन हेड ऑन कोलिजन है ये समझने के लिए देयर आर टू लाइंस दैट वी कंसिडर। जैसे हेड ऑन कोलिजन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हेड ऑन कोलिजन में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट होता है, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उस केस में मोशन इज अलोंग द सेम लाइन। यहाँ पे हमको दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, और दो लाइंस कौन से मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले जो इम्पोर्टेंट है उतना हमको लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, सो दैट जब भी जरूरत पड़ेगी वो पैरामीटर हम वापस से रिकॉल कर लेंगे। तो टू अंडरस्टैंड नॉन हेड ऑन कोलिजन we need to consider two directions या two directions। कौन से दो डायरेक्शन, उसमें से एक है one of them is the line along which action reaction takes place।
व्हाट इज एक्शन रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होंगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, मैंने अभी आपको कोलिजन का मतलब क्या है वो रिवाइज इसलिए करवाया था, मैंने अभी बोला ड्यूरिंग कोलिजन मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्ट, एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। तो अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगा रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे फोर्स लगाया वो एक्शन है, और दूसरे ने फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। तो ये एक्शन रिएक्शन हमेशा एक सेम लाइन के अलोंग एक्ट होते हैं। तो दो डायरेक्शन में से एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कौन सा है, वन ऑफ देम इज द line along which is the line along which action reaction takes place, action reaction takes place, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, इन शॉर्ट LOA, लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा होता है कॉमन टेंजेंट। व्हाट इज कॉमन टेंजेंट, जब कोलिजन होगा तो मैं अगर इन दोनों स्पीयर्स को एक लाइन ड्रॉ कर दूं सच दैट दिस लाइन टचेस ईच स्पीयर ओनली एट वन पॉइंट, बिकॉज व्हाट इज टेंजेंट, लाइन व्हिच टचेस द कर्व सरफेस एट वन पॉइंट। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये पहले ऑब्जेक्ट को भी टेंजेंट है, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी टेंजेंट है, तो क्या बोलते हो, कॉमन टेंजेंट। तो जो दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड नॉन हेड ऑन कोलिजन वी नीड टू कंसिडर टू डायरेक्शंस। उसमें से एक था द लाइन अलोंग विच एक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और दूसरा है कॉमन टेंजेंट। दूसरा कौन सा है, कॉमन टेंजेंट। एंड द अदर बीइंग कॉमन टेंजेंट, बीइंग कॉमन टेंजेंट। गुड गुड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 2D कोलिजन समझने के लिए, मतलब नॉन हेड ऑन कोलिजन समझने के लिए, हाउ मेनी लाइंस और हाउ मेनी डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, टू। वन ऑफ देम इज द लाइन अलोंग विच एक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द अदर बीइंग कॉमन टेंजेंट। और एक कॉमन टेंजेंट और एक्शन रिएक्शन वाला लाइन जो होता है, जिसको तुम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हो, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होता है। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा एक एक करके, और फिर थोड़ा थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वहां पे नोट डाउन करते जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से ये लाइन है एक्शन रिएक्शन का। सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। हमारे पास 2D कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट्स है। अब तक तुम 1D में क्या कर रहे थे पहले वो समझ लो। 1D कोलिजन में, जिसको तुम हेड ऑन कोलिजन बोलते हो, हेड ऑन कोलिजन में स्ट्रिक्टली दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी। तो पहला ऑब्जेक्ट भी इसी लाइन के अलोंग मूव हो रहा था, दूसरा भी इसी लाइन के अलोंग मूव हो रहा है, और कोलिजन के बाद भी ये दोनों उसी सेम लाइन के अलोंग मूव होते रहते हैं, पक्का। लेकिन नॉन हेड ऑन कोलिजन में कम से कम एक, मिनिमम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं है, राइट। दोनों में से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव हो रहा था तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस लाइन के अलोंग मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, तो देखो एक ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में था, दूसरा नहीं था, और फिर कोलिजन हुआ। कम से कम एक, दोनों भी नहीं हो सकते, हम तो दोनों ही नहीं रहने वाले, लेकिन कम से कम एक, मिनिमम एक। सो इन दिस केस मतलब इन केस ऑफ नॉन हेड ऑन कोलिजन, इन केस ऑफ नॉन हेड ऑन कोलिजन there is at least one body, one object whose initial velocity is not along line of action, कम से कम एक। लेकिन अभी फिर दोनों में से कौन सा एक, तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही नहीं लेते,
हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं अभी ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल दूंगा और ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मास है m1, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोल दूंगा, इसका मास है m2। अभी इसके बाद मैं ऐसा इमेजिन कर लूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है m2 वो इस डायरेक्शन में आ रहा था विथ वेलोसिटी u2 और उसने लाइन ऑफ एक्शन के साथ एंगल बना दिया अल्फा 2। और जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट वो आ रहा था अलोंग दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u1 और उसने एंगल बना दिया अलोंग विथ लाइन ऑफ एक्शन अल्फा 1। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लिए ही नहीं। गुड। तो ये इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन टेक्स प्लेस। तो एक काम करो, हमेशा ऐसा ही किया करो। अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो उसको इजी बनाने के तरीके भी है। आप लोग थ्योरी याद रखने की कोशिश करते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। याद नहीं रखना होता है, समझना होता है क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व है। u1 u2, मासेस क्या है m1 m2, एंगल्स क्या है अल्फा 1 अल्फा 2। तो यू हैव टू जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। लेट एक लिस्ट बना के छोड़ देना। m1 बी द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 is the mass of second object, u1 is the initial velocity of first object which makes angle alpha 1 an angle alpha 1 with respect to WRT, with respect to line of action. Similarly, what is u2? u2 is the initial velocity of second object, तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो u1 था, सेकंड का कितना है u2 है। तो u1 and u2 an angle alpha 1 with respect to line of action, ओके गुड। और u2 क्या है, u2 is the initial velocity of which object? Second object, which makes angle alpha 2 with respect to line of action। पक्का पक्का, गुड 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 गुड। अब अल्टीमेटली तुमको इस टॉपिक में करना क्या है, अगर ये तुमको पहले से क्लियर हो। इस टॉपिक में हमको 3 चीजें चाहिए। एक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, which is final velocity of second object v2 minus v1 upon u1 minus u2। मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्पेसिफिक पे आऊंगा। ये है एक। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस 2 ही चीजें तुमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो 2 चीजें, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब क्या करो, कोलिजन से पहले थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। u1 is the velocity of first object which is making angle alpha 1 with respect to line of action। ये जो u1 वेलोसिटी है ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है? फोर्थ में। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉइंट कहाँ कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव? नहीं, कॉस साइन मत, मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताओ। इट इज टू सिंपल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, u का लाइन, एक काम करते हैं, इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे। अगर ये एंगल अल्फा 1 है तो ये कितना है? अल्फा 1। क्यों? अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। उसके बाद आपको पता ही है, क्योंकि आपने मुझे बहुत बार बताया, एंगल को जो लग के होता है कंपोनेंट वो कौन सा होता है? कॉस। तो ये u1 का कॉस कंपोनेंट हो गया। कौन हो गया ये? कॉस कंपोनेंट। तो ये u1 कॉस अल्फा हो गया, राइट। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना चाहिए। दिख रहा है? यस, राइट। और y कंपोनेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो वो कहाँ देखना चाहिए? नीचे। तो ये डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, u1 साइन अल्फा 1। ये सब कोलिजन के पहले है। अब सिमिलरली ये तो पहले का हो गया। अब सेकंड का भी तो देखना पड़ेगा ना, सेकंड ऑब्जेक्ट का भी सिमिलरली यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा।
ये कंपोनेंट क्या आएगा पता है, U2, क्योंकि U2 था, और ये क्या है, अल्फा टू। अल्फा टू क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, U2 कॉस अल्फा टू, और ये कौन हो गया, U2 साइन अल्फा टू, U2 साइन अल्फा टू, बराबर। तो कंपोनेंट्स में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ दोनों के कंपोनेंट्स, दोनों के कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये है U2 cos अल्फा टू, और ये है U2 साइन अल्फा टू। सिमिलरली पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके भी दो कंपोनेंट है, ऐसे कंपोनेंट्स है, बराबर, विच इज दिस वन U1 cos अल्फा वन एंड U2 U2 साइन अल U1, अच्छा गुड, पक्का ना, U1 साइन अल्फा वन, U1 साइन अल्फा वन, U1 cos अल्फा वन, U2 साइन अल्फा टू एंड U2 cos अल्फा टू। अभी तक कोलिजन हुआ नहीं, अब होगा, कोलिजन होना बाकी है, तो अभी कोलिजन होगा। तो कोलिजन के लिए वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, LOA। अब एक ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट U1 स्पीड के साथ यहाँ आया, इस डायरेक्शन से आया, और दूसरा ऑब्जेक्ट U2 स्पीड के साथ इस डायरेक्शन से आया, और यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो जब कोलिजन हुआ तो ये बन गया उनका कॉमन टेंजेंट, ये हो गया कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जब कोलिजन हुआ तब। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन है, दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन, दिस वाज बिफोर कोलिजन, ये क्या था, बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर एंड डू व्हाट, इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मतलब एक्शन रिएक्शन। तो पहले ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट ने रिएक्ट कर दिया, तो ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, ये एक्शन रिएक्शन है। पक्का, इसलिए इसको लाइन ऑफ एक्शन बोला है, दिस इज कॉमन टेंजेंट। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, फिर कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन इज दिस, ये है लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, गुड। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये पहला ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में गया, तो लेट अस से आफ्टर कोलिजन ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में गया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किसी और डायरेक्शन में गया, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। जो पहला ऑब्जेक्ट था, जो पहला ऑब्जेक्ट था, जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका फाइनल स्पीड हो गया कितना, V1, कितना, V1, और उसने जो एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया β1, क्या हो गया, β1, ओके गुड। अभी देखो ऐसा है, नोट्स टू नोट्स, बुक टू बुक अलग अलग तरीके से β1 β2 लिखते हैं, तो तुमको अगर ये नहीं लिखना तो जो नोट्स में मैंने दिया है इसको भी तुम β1 मान सकते हो, दैट इज फाइन, परफेक्टली फाइन, गुड। देन उसके बाद ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट इसका स्पीड कितना है, V2 है, इसने कितना एंगल बनाया, β2 बनाया, तो ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन में भी तुमको वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, वापस तुमको ये देखना पड़ेगा कौन से कंपोनेंट्स, पहले के भी कंपोनेंट्स दूसरे के भी कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ और एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड 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 गुड। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट कौन सा आएगा, विच विल बी कॉस कंपोनेंट, विच विल बी साइन कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा V1 cos β1 और ये जाएगा V1 sin β1, ओके। और सेकंड का भी तुम कंपोनेंट्स करोगे, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, और पहले तो V2 cos β2, cos β2, बोले β2 क्यों, ये β2 है तो ये भी कौन है, β2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो β2 ही है वो, बराबर है वो। और ये क्या आ गया, V2 sin β2, पक्का पक्का, गुड गुड। ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन अगर तुमको वापस सिर्फ कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं तो यू कैन ड्रॉ कंपोनेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है V2
cos beta 2, ये है v2 sin beta 2. This is v2 cos beta 2. This is v2 sin beta 2. Then similarly ये है v1 cos beta 1, v1 cos beta 1, v1 sin beta 1, v1 sin beta 1 and v1 cos beta 1. cos. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, क्लियर क्लियर, हो गया, ये हो गया कंपोनेंट्स. अब अगर आपको पूरा पिक्चर वापस से एक बार समझना है, कुछ नहीं है, इट इज टू सिंपल, इट जस्ट नीड सम लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. बिफोर कोलिजन होने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट थे, एक था हॉरिजॉन्टल एक था वर्टिकल, दोनों के, एक था हॉरिजॉन्टल एक था वर्टिकल, बोथ ऑफ देम. ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो था ये था u2 cos ऑफ अल्फा 2, बराबर, ये था u2 sin ऑफ अल्फा 2, बराबर, गुड गुड गुड. ये पहले ऑब्जेक्ट का है u1 cos ऑफ अल्फा 1 और ये है u1 sin ऑफ अल्फा 1. देख लो, ये था u1 sin अल्फा 1, u1 cos अल्फा 1, u2 sin अल्फा 2 एंड u2 cos अल्फा 2. और कोलिजन के बाद भी इनके दो दो कंपोनेंट्स हैं. गुड. सिर्फ कोलिजन के बाद u नहीं बोलेंगे, v बोलेंगे, u नहीं लिखेंगे, v लिखेंगे, बराबर. और अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा. अल्फा की जगह लिखेंगे बीटा, बस इतना ही चेंज है. दैट्स ऑल यू हैव. तो ये आएगा v1 cos बीटा 1, ध्यान है, वेरी गुड गुड. ये आएगा v1 sin बीटा 1. मैं जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स करता हूँ, सो एज टू चेक इफ यू आर पेइंग अटेंशन. ये कौन है, v2 cos बीटा 2, v2 sin बीटा 2, पक्का पक्का, गुड, हो गया. अब एक्चुअली तुमको पूरे थ्योरी में से भी एक चार चीजें लगने वाली थी. यू नीड ओनली दिस 4 थिंग्स फॉर दिस टॉपिक, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस इतना. अब यहाँ पे तुमको अप्लाई करना है कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. प्रॉब्लम क्या है, 1D मोशन में, हेड ऑन कोलिजन में तुम डायरेक्ट लिख देते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि वहां पे दूसरा डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं था. यहाँ पे दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक है लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं. LOI सेम है, अभी आपके नोट्स में बुक्स में LOI भी लिखा होगा तो फर्क नहीं पड़ता. लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है. गुड. तो डू नॉट वरी, एक्शन रिएक्शन का लाइन को लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हो. तो यहाँ पे दो लाइन है, एक है लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक है कौन, कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ पे तुम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लाइंस के अलोंग अलग अलग से लगाना पड़ता है. 1D मोशन में था ही एक लाइन, तो तुमने 1D मोशन में क्या किया, डायरेक्टली कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया. यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना ही पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दो अलग अलग लाइंस के अलोंग लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन, इसका अलग से, और कॉमन टेंजेंट का अलग से. थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है. देखो ऐसा है, जिस डायरेक्शन के अलोंग इंटरेक्शन हो, मतलब एक्शन रिएक्शन हो, उस डायरेक्शन के अलोंग पूरे सिस्टम का मोमेंटम कॉन्जर्व होता है. पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, कॉन्जर्व होता है. क्या होता है, कॉन्जर्व होता है, बराबर. और जिस डायरेक्शन के अलोंग एक्शन रिएक्शन नहीं हो, फोर्सेस ही नहीं हो, उस डायरेक्शन के अलोंग, मतलब हमारे केस में वो डायरेक्शन कौन है, कॉमन टेंजेंट. कौन है, कॉमन टेंजेंट. तो उस डायरेक्शन के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंडिपेंडेंटली कॉन्जर्व होता है. तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पूरे सिस्टम का कॉन्जर्व है और कॉमन टेंजेंट के अलोंग इंडिपेंडेंट, पहले का अलग से दूसरे का अलग से. बस ये चीज याद रखना. ओनली दिस थिंग यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, नथिंग एल्स. लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पूरे सिस्टम का कॉन्जर्व्ड है. पूरे सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स है, दो. तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम.
What is the total initial momentum along the line of impact before collision? What is this? ये तो स्पीड है. What is momentum? मास इनटू स्पीड. तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, m1 u1 cos अल्फा 1 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या है, m2 u2 cos अल्फा 2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन क्या है, v1 cos बीटा 1, मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम बन जाएगा m1 v1 cos बीटा 1 और यहाँ पे आएगा m2 v2 cos बीटा 2. ये हो गया कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन. सिंपल. तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने टोटल मोमेंटम कॉन्जर्व किया, पहले का प्लस दूसरे का. नहीं याद रहा तो कॉस वाले इधर और साइन वाले अलग से. तो साइन वाले कौन से डायरेक्शन के अलोंग है, कॉमन टैंजेंट. तो अलोंग कॉमन टैंजेंट जब तुम करोगे, कॉमन टैंजेंट सीटी, कॉमन टैंजेंट के केस में तुमको मैंने क्या बोला, सिस्टम का नहीं, ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअली, पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का कॉमन टैंजेंट के अलोंग वेलोसिटी इनिशियल कितना था, u1 साइन अल्फा 1. इसको मैं मास से मल्टीप्लाई करता तो क्या बन गया, मोमेंटम. क्या बन गया ये, मोमेंटम. इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे की बात ही मत करो, कितना था, v1 साइन बीटा 1. इसको मास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m1 v1 साइन बीटा 1. ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट का कॉन्जर्वेशन. दूसरे का क्या लिखोगे, m2 u2 साइन अल्फा 2 इक्वल्स टू m2 v2 साइन बीटा 2. डन. तो मोमेंटम का काम हो गया. अभी क्या बचा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. गुड. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E क्या होता है, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2. पक्का. लेकिन यहाँ पे दो कंपोनेंट है, v2 के दो कंपोनेंट है, v1 के दो कंपोनेंट है, u1 के दो है, u2 के दो है. तो कौन से कंपोनेंट पता है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन वाले. कौन से, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन मतलब कौन से, cos. v2 इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, बराबर. सेकेंड ऑब्जेक्ट v2 अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन कौन है, cos बीटा 2 माइनस v1 cos बीटा 1, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन वाले होते हैं. u1 cos अल्फा 1 और u2 cos अल्फा 2. खत्म हो गया टॉपिक. टू सिंपल, कुछ नहीं था. थोड़ा सा मैथ्स है, अभी मैथ्स तो है, आई कैन नॉट रिड्यूस मैथ्स. इतना तो है, इतना तो करना पड़ेगा. मैं तो क्लियर, पक्का, श्योर, गुड. अगला टॉपिक है, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. ये भी सिंपल, इसके आगे सारे टॉपिक सिंपल है. अब नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्सट्रीमली सिंपल. इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. व्हाट इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, तुमको पहले से ही पता है व्हाट इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. सिर्फ इसको इम्पल्स बोलते ये नहीं पता था. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every particle or object remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it. जब तक हम एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता है. मतलब वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में था तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. काउंटर क्वेश्चन इज, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है, राइट. और वो तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो F इक्वल टू dp by dt. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन काम में आएगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स laws of motion, external force
external force changes momentum of the body, momentum of the object of the body, right? Correct. इसका मतलब what is the primary role of force? फोर्स का काम क्या है? टू चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉडी. वेरी गुड. therefore 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 the primary role of अ फोर्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है, ऑफ अ फोर्स इज टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. वी नो दैट, हमको न्यूटन सेकेंड लॉ के इक्वेशन से पता है F होता है dp बाय dt. तो देयरफॉर dp मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? F dt. 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 बस इसी चेंज इन मोमेंटम को तुम इम्पल्स बोलते हो. दिस टर्म चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो known as impulse. So this change in momentum is also termed as impulse of a force. बराबर. पक्का पक्का. फिर क्वेश्चन ये आया कि फिर चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स में डिफरेंस क्या है? दोनों में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. इम्पल्स ये वर्ड कब यूज होता है? जब फोर्स एक बॉडी पे बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट हो, लेकिन उस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो लंबे टाइम तक हो. तो वेन एवर द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बट द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज फॉर लार्ज टाइम. एग्जाम्पल, क्रिकेट देखते होंगे ना, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉल आया, उसने बैट से मार दिया बॉल को, राइट? तो बॉल पे फोर्स एक्ट हुआ, लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. एक सेकंड भी नहीं होता है वो. बराबर. तो फोर्स बॉल पे एक्ट हुआ फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, लेकिन बॉल लंबे टाइम तक चलता रहा. तो जो फोर्स लगा उसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक है, लेकिन कॉन्टैक्ट टाइम या फिर टाइम फॉर विच द फोर्स एक्चुअली एक्ट्स इज वेरी स्मॉल. तो जब ऐसा हो, फोर्स स्मॉल टाइम के लिए एक्ट हो रहा हो, उस केस में चेंज इन मोमेंटम को तुम इम्पल्स बोलते हो. है वो चेंज इन मोमेंटम ही, सिर्फ यहाँ पे. और बाय द वे और एक चीज है, तो व्हेन द फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम देन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी है. इम्पल्स नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो, बैट एंड बॉल. फुटबॉलर ने किक मार दिया बॉल को, तो लेग एंड बॉल. एक्सीडेंट हो गया तो टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व. ऐसे भी तो होता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, हमने फोर्स लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हुआ. लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे क्या? नहीं. तो इम्पल्स ये वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब फोर्स एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम एंड देयर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व? टू, मिनिमम टू. पक्का. गुड. तो अब क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, तो उसका एसआई यूनिट वही होगा जो मोमेंटम का है. रिमेंबर, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मतलब अल्टीमेटली इट इज मोमेंटम. एंड व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी. एंड दैट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. लेकिन वेट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो हम चेंज इन मोमेंटम के लिए यूज करते हैं. फिर समझेगा कैसे कि चेंज इन मोमेंटम है कि इम्पल्स है? तो हम लोग इम्पल्स के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम. वैसे बाय द वे, ये जो चेंज इन मोमेंटम है जिसको तुम इम्पल्स बोल रहे हो, इसको हम नोटेशन भी नया देते हैं, जे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जे. व्हाट इज फोर्स का ऐसा यूनिट? टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड. तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड. पक्का पक्का. फिर ऐसा यूनिट फाइंड हो गया. अब डायमेंशन फाइंड कर लो. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t-2 और t इज अगेन t⁻1. तो कितना हो गया? m1 l1 t-1. ये आ गया आपका इम्पल्स का डायमेंशन. पक्का पक्का.
और अगर तुमको ग्राफ से इम्पल्स फाइंड करना हो तो थोड़ा सा ग्राफ में वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आई सी मोस्ट ऑफ यू स्ट्रगल विद ग्राफ्स ऑलवेज। मेरे पास अगर y एक्सिस और x एक्सिस है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ? dy बाई डी एक्स, जिसको तुम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलते हो। इन शॉर्ट y अपॉन x। तो अगर मेरे पास एक ग्राफ है विच इज अ स्ट्रेट लाइन, लेट अस से स्ट्रेट लाइन, और मुझे स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, मतलब y बाई एक्स। और मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया मैं और सिंपल कर देता हूँ। चलो ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है मान लेते हैं, एकदम सिंपल कर दिया। ये x है, ये y है, एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं? x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स। स्लोप निकालते हो तो y बाई एक्स, एरिया निकालते हो तो y इंटू एक्स। पोजिशन टाइम ग्राफ याद है आपको? पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुमको? वेलोसिटी। क्यों देता है? क्योंकि पोजिशन y एक्सिस पे होता है और टाइम x एक्सिस पे। तो y बाई एक्स मतलब पोजिशन अपॉन टाइम। पोजिशन इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, तो डायमेंशनली मीटर पर सेकेंड। तो पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको? वेलोसिटी। पोजिशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको कुछ नहीं देता है, क्योंकि पोजीशन इनटू टाइम मतलब मीटर इनटू सेकंड, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, उसका स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। और एरिया डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं y एक्सिस पे फोर्स प्लॉट कर देता हूँ, फोर्स, और यहाँ पे टाइम प्लॉट कर देता हूँ, तो मुझे इस ग्राफ का एरिया कैसे मिलेगा? y इंटू एक्स, मतलब फोर्स इंटू टाइम। लेकिन फोर्स इंटू टाइम को क्या डिफाइन करके रखा? इम्पल्स। तो इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम, मतलब इट इज व्हाट? एरिया ऑफ ft ग्राफ। तो अगर तुमको फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना हो तो क्या फाइंड करोगे? स्लोप की एरिया। तो क्या फाइंड करोगे? एरिया। वेरी गुड, सिंपल, दैट इज ऑल अबाउट इम्पल्स। अगला टॉपिक क्या है? रिजिड बॉडी। यस, एक्चुअली अगला टॉपिक रिजिड बॉडी नहीं है, अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स समझने के लिए तुमको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, दूसरा व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक वो दोनों नहीं पता होगे तब तक, इसलिए मैंने वो नोट्स में एक्स्ट्रा डाला है, यू मस्ट नो व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक ये दोनों नहीं पता तुमको मोमेंट ऑफ फोर्स समझेगा ही नहीं। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? सबसे पहले, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू यू नो? टोटल 5 है, 5 से ज्यादा है एक्चुअली, बट ठीक है। विच 5? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये एग्जिस्ट करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, जैसे इनसाइड द सन। और बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट तो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली इनसाइड अ लैबोरेटरी। नॉर्मल मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो वैल्यूज, इन बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? Solids are rigid, yes, लेकिन I want you to answer me in a precise manner. You are right, but I want in terms of distance between the particles. Distance between particles in solid is very small. Very good. Okay. Solids में distance between any two particles is small. वो तो सही है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं होता। Distance between any two particle is small, yes, but they are also periodically arranged. Periodically arranged मतलब systematic pattern है। हर दो, किसी भी दो, any two particles का जो distance है ना, consecutive particle का distance है ना, वो हमेशा same ही होता है। तो for example, you must be remembering रंगोली। तुम्हारे पास भी ऐसा एक शीट होता है, फिर यू पुट दैट पाउडर एंड देन यू रिमूव द शीट एंड यू सी दिस काइंड ऑफ डॉट्स। ओके, गुड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सॉलिड्स में किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस स्मॉल तो है ही, इट इज स्मॉल, बट दे आर ऑल्सो पीरियोडिकली अरेंज्ड।
तो अरेंजमेंट इज वेरी प्रॉपर, डिसिप्लिन बोल सकते हो। अब इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिस्टेंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लार्ज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होगा, दो पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके डेफिनेट शेप मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो हेंस यू से दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है और कोई प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है, राइट। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू फिल देम। अगर एक बॉटल से तुमने दूसरे बॉटल में डाल दिया तो शेप चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स सेम। 1 liter will be 1 liter, doesn't matter if it is in your glass or if it is in some bottle, so only the shape will change. What about gases? गैसेस में जो पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस है ना, इट इज एक्सट्रीमली लार्ज। इसका मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट फोर्स ही नहीं है अट्रैक्शन का, राइट। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर एट एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस। इसके लिए दे नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गुड। जब तुम रिजिड बॉडी बोलते हो तो रिजिड बॉडी इज बेसिकली अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी में भी rigid body is a special type. So rigid body is solid, yes, of course, but rigid body का एक specific मतलब है। What is the meaning of rigid body here? अगर हमने कितना भी फोर्स लगा दिया लेकिन किसी भी दो पार्टिकल्स का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, so when the relative distance between any two particles of a solid of a body does not change under the action of force of any magnitude, तुम जितना भी फोर्स लगा दो कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब डिस्टेंस चेंज होगा नहीं। सच अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, सच अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। अब वैसा क्यों समझेगा आपको थोड़ी देर में कि हमको रिजिड बॉडी क्यों लेना है। तो when the relative distance between any two particles of the body remains unchanged under the action of force of any magnitude, then the body is said to be rigid. The body is said to be rigid. पक्का श्योर गुड। अब रिजिड बॉडी क्यों चाहिए अब समझेगा। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। Axis of rotation. Now let us say हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को हम लोग रोटेट करवाते हैं। लेट अस मेक देम रोटेट अबाउट सम एक्सिस। अभी एक्सिस क्या डिफाइन करेंगे हम सिर्फ इसको रोटेट करवा रहे हैं। जब बॉडी रोटेट होगा, जैसे इमेजिन ये डोर है, डोर रोटेट होगा, डोर पे बहुत सारे पॉइंट्स इमेजिन कर लो। जब डोर रोटेट होता है तो हर एक पार्टिकल क्या करता है, रोटेशन करता है। मतलब क्या करता है, अरे इमेजिन करो ये बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, ये बॉडी रोटेट हुआ, देयर इज सो मेनी थिंग्स। गिव मी अ पेन। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही पॉइंट दिखा रहा हूं, तो होपफुली यू सी दिस पॉइंट। दिस इज रिजिड बॉडी। इमेजिन अब ये रोटेट हुआ, तो ये पार्टिकल ने क्या किया, सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स,
all the particles of the body moves in circle. तो हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव होगा और जितने भी पार्टिकल्स है सबके सब सर्कल में मूव हो रहे हैं, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स है सब सर्कल में मूव तो हो रहे हैं, लेकिन इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है, इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो अगर आप अच्छे से देखोगे तो द सेंटर्स ऑफ ऑल दिस सर्कल लाई अलोंग अ कॉमन स्ट्रेट लाइन. तो जब हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है. तो जो कॉमन स्ट्रेट लाइन उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल. व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स all the particles of the rigid body perform circular motion या फिर they move in circles. The centers of all this circle lie on a common straight line known as axis of rotation. So when a rigid body rotates, all the particles of the body move in circles. The centers of all these circles lie on a common straight line. और ये जो कॉमन स्ट्रेट लाइन है इसको क्या बोलते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन. So this common straight line is known as axis of rotation. अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड, टू लर्न व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो आपको पहले पता होना चाहिए रिजिड बॉडी, फिर पता होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अब समझेगा मोमेंट ऑफ फोर्स. अब क्वेश्चन तो ये रहेगा कि रिजिड बॉडी लिया क्यों लिया, बताता हूँ. अगर बॉडी रिजिड नहीं होना मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज होना. तो जब बॉडी रोटेट होगा तो जो पार्टिकल्स है ना वो सर्कुलर मोशन में तो मूव होंगे, वो वाइब्रेट भी करेंगे. राइट. तो हमको फिलहाल वाइब्रेशंस कंसिडर नहीं करने, क्योंकि वाइब्रेशन कंसिडर करोगे तो इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे. इसके लिए हम लोग फिलहाल टेम्पररी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन पार्टिकल्स मूविंग इन सर्कल्स. किसमें? सर्कल्स. और ये सारे सर्कल का सेंटर एक कॉमन लाइन पे, उस कॉमन लाइन को क्या बोलते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये पता है तो नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स. और अब इसके आगे जितने भी टॉपिक कवर होने वाले हैं वो सारे के सारे 12th का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स का बेस है. और 12th में 3-4 चैप्टर है. जो पहले 4 चैप्टर में पढ़ा तो वो चारों चैप्टर सबसे लेंदी, सबसे डिफिकल्ट लगने वाले चैप्टर है, क्योंकि लेंदी है. 11 के कॉन्सेप्ट लगते हैं. पहला ही है रोटेशनल डायनामिक्स, क्योंकि 11वीं में पता होता नहीं. 11वीं में मजा करते सब. 11वीं है, 12वीं में सीरियस लेना पड़ता है. 12वीं आते हैं तो पता चलता है 11वीं सीरियस लेना था. तो JEE का एम होता है, फिर गाड़ी यहाँ पे अटक जाती है कि अभी CET भी हो जाए तो अच्छा कॉलेज मिल जाए. तो रिमेंबर दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 or 2 days और 1 month और 2 month. 2-2.5 साल तुम सीरियसली पढ़ोगे तो क्लियर करोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा फाउंडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन पढ़ना पड़ेगा. तो अभी मोमेंट ऑफ फोर्स, जहाँ पे भी मोमेंट ऑफ ये वर्ड आया मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन. तो इसके आगे मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोमेंट बोल रहा हूँ. मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन. अभी दिमाग में फिट कर लेना. मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पे एक फोर्स है जो रोटेशन प्रोड्यूस करने वाला है. नॉर्मली हमको क्या पता है, वहां से स्टार्ट करते हैं. और बाय द वे ये मोमेंट ऑफ फोर्स का और एक नाम है टॉर्क. क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क. तो थोड़ा मैं बेसिक से ही जाऊंगा. हमको क्या पता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे. अब
तक हमको ये पता है कि जब तक एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है, और अगर बॉडी पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग गया तो बॉडी का स्टेट चेंज होता है। मतलब बॉडी क्या परफॉर्म करता है? लीनियर मोशन। क्या परफॉर्म करता है? लीनियर मोशन। तो वी नो दैट an external force, of course external unbalanced force is responsible to set an object into linear motion, और ये तुमको मैंने डिटेल में पहले से बताया, राइट? तो जब एक ऑब्जेक्ट पे, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट इज ओनली रीजन आई टेल यू कि आगे आके बैठो। यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर पोटेंशियल। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पर अगर मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाता हूँ तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको अब तक यही पता था कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है। दैट इज हाफ ट्रूथ। A force is also capable of producing turning effect, right? But a force is also capable of producing turning effect. Producing turning effect मतलब producing rotation, producing turning effect. ये जो फोर्स का एबिलिटी है टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। पक्का? तो थोड़ा सा तुम्हारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अब तक वो निकाल दो। हमको अब तक ये पता था कि अगर हमने बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो क्या प्रोड्यूस होगा? लीनियर मोशन। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, और वो तो तुम हर दिन यूज करते हो। तुम जब भी क्लास में आते हो दरवाजे को से धक्का देते हो, तुम फोर्स लगाते हो, दरवाजा घूम जाता है। तो कम से कम रियल लाइफ के साथ तो उसको तुम कनेक्ट कर ही सकते हो। तो द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो देखना पड़ेगा। तो किस पे डिपेंड करता है वो देखने से पहले थोड़ा कुछ और समझना पड़ेगा। Mr. Last Bench, you have to become Mr. First Bench right now. No, because I noticed that you were doing something on your phone. So I will just take your phone and put it outside the window. Gravity will do rest of the work. Work done by gravity is force into displacement. Gravitational force is Gm1 m2 by r square. Mass of your object will be around, object मतलब mobile is around 200 grams because it is not more than that. चलो आगे आओ, जल्दी। The difference between success and failure is, पता है? Smart people they don't work hard, and hardworking people they win. You are smart, no doubt. All of you are good. Do not underestimate your potential. You just don't know your potentials. ठीक है, अब क्या, एज अ टीचर आई कैन जस्ट टेल यू, बाकी तो तुम देखो, लाइफ तुम्हारा है। वी आर हियर टू जस्ट हेल्प यू आउट। बट एटलीस्ट इसके बाद से मेरे क्लास में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटी ब्रेकिंग योर फोन, सो आई विल नॉट मेक एनी रिफंड ऑल्सो। गया आई डोंट केयर। और मैं सच में कर देता हूँ, आई विल जस्ट टेक एंड गए। गुड डन। अब ये जो एबिलिटी है ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, ये किस पे डिपेंड करता है वो देखना है।
लेकिन वो समझने से पहले देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो, दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग थ्रू आउट योर लाइफ। तुम दरवाज़ा ओपन क्लोज करते हो, बट हैव यू एवर वंडर्ड, नहीं सोचा होगा तो आज सोचोगे। ऐसा है, जिस दरवाज़ा ओपन या बंद करना है तो आप डोर पे एक फोर्स लगाते हो, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन। अपने आप तो डोर क्लोज होगा नहीं, ओपन भी होगा नहीं। और हम जब डोर पे फोर्स लगाते हैं, हम जब डोर पे फोर्स लगाते हैं, तो मान लो ये डोर है। कभी तुमने ऐसा तो किया नहीं होगा कि डोर के पीछे आए, चेक किया, नहीं मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम तो आते जाते बस धक्का दे देते हैं। वी डोंट केयर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है। अब तक यू डोंट केयर, अब यू हैव टू केयर। तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। सो इमेजिन दिस इज line of action. The direction along which the force acts is called as line of action. Right? जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया, पॉइंट ऑफ एक्शन, और ओरिजिन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक तुम एक वेक्टर ड्रॉ करते हो आर बार, विच इज पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन। तो आर बार is the position vector of point of action. लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, और मिनिमम डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो ये डिस्टेंस मिनिमम है क्या? नहीं। ये है क्या मिनिमम? नहीं। ये है क्या मिनिमम? नहीं। ये है क्या मिनिमम? नहीं। ये है क्या? यस। क्योंकि जब भी एंगल बन गया 90 डिग्री, दैट बिकम्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको तुम बोलते हो मोमेंट आर्म। तो एस इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। एस इज मोमेंट आर्म। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, क्योंकि जब ये बॉडी रोटेट होगा तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सबका सेंटर इस लाइन पे आएगा, तो ये एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है? मोमेंट आर्म। क्या होता है वो? मोमेंट आर्म। तो पहले ये पता होगा तो तुमको अभी टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करते आएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला आज के बाद 5 जगह पे और लगने वाला है आपको, 5 टाइम्स। अब ये पता है तो वो अपने आप पता है, नहीं तो नहीं होता है। गए गुड। रिमेंबर, तो जैसे फोर्स इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन, वैसे टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। सो द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन, मतलब टॉर्क डिपेंड्स ऑन, इन शॉर्ट। सो द टर्निंग इफेक्ट produced by a force depends on, it depends on 2 things. number one magnitude and direction of force। तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, उस पे। नंबर 2 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, जिसको क्या बोलते हो? मोमेंट आर्म। सो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड and direction of force। number 2 it depends on moment arm, और moment arm मैंने अभी बताया, moment arm it is the perpendicular distance between axis of rotation and line of action, बराबर। और by definition मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, सो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, magnitude of force
एंड मोमेंट आर्म, एंड मोमेंट आर्म। तो टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इसका प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स कितना लगाया तुमने, एफ इंटू मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या था, एस, तो एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो एफ इंटू एस है ना, तो मुझे ऐसा मिनट बताओ, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशन बताओ, m1 l1 t-2 फोर्स था और डिस्टेंस और एक l1 है, तो m1 l2, ये m1 l2 t-2 सुना सुना सा एनर्जी। तो टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से मैंने क्वेश्चन करवाया है। और इसलिए कभी कभी टॉर्क को न्यूटन मीटर में लिखने की जगह पे जूल में लिख देते हैं, क्योंकि एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। पक्का, राइट। अब हमको चाहिए मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म कैसे फाइंड करते हो, सिंपल है। इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, बराबर। और अगर मैं ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा को अपोजिट कौन है, एस, और 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज कौन है, आर। तो एस क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो बट एस इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू एफ, एस क्या है, आर साइन थीटा। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म है, क्या है ये, स्केलर फॉर्म। अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। पक्का पक्का, गुड गुड। तो आई विल वेरी क्विकली रिवाइज दिस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हमको देखना था व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। सो फॉर व्हाट वी नो इज फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, लीनियर मोशन। लेकिन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमेशा लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट। So the ability of a force to produce turning effect is called as moment of force या फिर torque। और ये जो moment of force है या जो torque है, it depends on two things. Number one is magnitude and direction of the force. Number two is momentum. Momentum is a perpendicular distance between axis of rotation and line of action, जिसको तुम S से डिनोट कर रहे हो। तो फॉर्मूला वाइज अगर आप देखोगे, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंटम। फोर्स इज F, मोमेंटम इज S, S इज R साइन थीटा। तो ये हो गया आपका एफ आर साइन थीटा, इसको लिख लिया आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया आर बार क्रॉस एफ बार। पक्का, गुड 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 गुड, सही है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स में, मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन, फोर्स किसने प्रोड्यूस किया, फोर्स किसने प्रोड्यूस किया, रोटेशन सिंगल फोर्स ने। किसने, सिंगल फोर्स ने। कभी कभी दो फोर्स मिलके भी रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक सिंगल फोर्स भी रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है और दो फोर्स भी रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब दो फोर्स मिलके रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, बराबर। और मोमेंट ऑफ कपल का भी दूसरा नाम टॉर्क ही है, इट इज टॉर्क। रिमेंबर चैप्टर नंबर 10th 12th स्टैंडर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और उसके आगे वाला एक चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तुमको अगर टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुमको वो पूरा चैप्टर ही नहीं समझेगा। तो रिमेंबर, रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क लगता है। टॉर्क दो टाइप के होते हैं, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स जिसमें सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक में है दो फोर्स मिलके रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। दोनों का नाम टॉर्क ही है। पहले मैं कपल क्या है वो डिफाइन कर दूंगा। तो कपल में व्हाट हैपेंस इज, यू हैव एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर दो फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट हो तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। So when you have two equal but opposite forces acting at the same point, the resultant is zero.
Resultant is 0. But when you have two equal but opposite forces acting at two different points of body, they form a couple. तो couple मतलब क्या, पहले define करेंगे. So we'll first define what is couple. फिर we will define what is moment of couple. So when two equal but opposite forces act at two different points of a body, two equal but opposite forces acting at different points of a body constitute a couple. तो couple मतलब it is a pair of forces equal, parallel but opposite in direction acting at two different points. अगर equal but opposite forces same point पे लग जाए तो वो बन जाता है balanced forces. They cancel out each other. It is just like tug of war. रस्सी है, दो टीम दोनों साइड से खींच रहा है, अगर दोनों साइड से सेम फोर्स लग गया तो रिजल्टेंट इज 0. तो अगर सेम पॉइंट पे फोर्स लगा दिए कुछ भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लगना चाहिए. अब जब दो फोर्सेस मतलब कपल मिलके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हो तो मोमेंट ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे डिफाइन करोगे? द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल या फिर द एबिलिटी ऑफ अ कपल to produce rotational effect is called as moment of couple. The ability of a couple to produce rotational effect या फिर turning effect, rotational effect और turning effect is known as क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट ऑफ कपल. ये तो उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया. हमको चाहिए मैथमेटिकल डेफिनेशन. जैसे तुमने पिछले केस में बोला, क्या बोला पिछले केस में? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, वैसा नहीं है, वैसा ही कुछ है. यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू समथिंग है, लेकिन यहाँ पे पहली बात तो दो फोर्सेस है, तो दोनों में से कौन सा फोर्स है? क्योंकि अभी देखो तुमने दो फोर्स है, तो दोनों फोर्स में से कोई भी एक, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है. तो यहाँ पे डिफाइन करते हो मोमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. दोनों में से एक फोर्स, लेकिन उसका क्या? मॉड वैल्यू. मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तुमको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है. तो इसको मैं बोल देता हूँ आर. तो डिफाइन कैसे करोगे अब? सिंपल. तो हाउ डू यू डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल is defined as the product of किसका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. क्योंकि दो फोर्सेस है ना, तो कौन सा? कोई भी ले लो, लेकिन क्या लो साथ में? मॉड लो, मैग्नीट्यूड. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस and what and perpendicular distance between the two forces. Remember. तो therefore torque by definition is दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मॉड वैल्यू इनटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r. तो टॉर्क क्या बन गया? एफ आर को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? r बार क्रॉस एफ बार. तो फॉर्मूला वाइज वो सेम ही दिखते हैं क्योंकि वो है ही सेम क्वांटिटी, डायमेंशन सेम, ऐसा यूनिट सेम, तो फॉर्मूला वाइज भी दे आर सेम. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इधर यहाँ पे दो फोर्सेस मिलके रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. दो फोर्सेस मिलके रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. और बाय डेफिनेशन टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. दोनों में से कोई भी एक फोर्स लो, उसका मॉड वैल्यू लो, उसको किससे मल्टीप्लाई करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द
two forces. Pakka pakka. Sure sure. Good good. Which is the next topic? Mechanical equilibrium. Good. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और बाकी टॉपिक्स वी विल डू टुमारो.